So today in this lecture we will discuss about the initial stresses due to screwing up forces. कौन कौन सी जो है वह इंटरनल स्ट्रेसेस पैदा हो जाती है जब हम किसी नट बोल्ट को स्क्रूइंग अप करते हैं, टाइट करते हैं। तो इसके बारे में भी कुछ ब्रीफ मैंने बताया था आपको कि टेंसाइल स्ट्रेस पैदा होती है और उसके अंदर डिपेंड करती है कि हम किस प्रकार का जॉइंट बना रहे हैं, फ्लूइड टाइट जॉइंट बना रहे हैं या फिर नॉर्मल हमको दो कंपोनेंट्स को जोड़ना है। फ्लूइड टाइट जॉइंट जिसमें से कोई रिसाव पानी या गैस का नहीं होना चाहिए। तो इनिशियल स्ट्रेसेस के अंदर पी आई इक्वल टू 2840 डी, डी या डायमीटर ऑफ द बोल्ट आएगी। ये फ्लूइड टाइट जॉइंट के लिए है। अगर फ्लूइड टाइट जॉइंट नहीं है, जस्ट आपको दो कंपोनेंट्स को जोड़ देना है कि वो एक साथ रहे, उसके लिए हमको नॉन फ्लूइड टाइट जॉइंट बनाना होता है। यानी कि जो इनिशियल स्ट्रेसेस या टेंशन पैदा होगी उसके अंदर 1482 मल्टीप्लाई बाई डायमीटर ऑफ बोल्ट, ये इतना लोड ही हमको, यानी कि जो कसाउट है उसकी कम रहेगी। तो कसाउट कम रहेगी, जनरली जो टेंसाइल लोड है वो भी इसमें कम हो जाएगा। ये 2840 और 1420 जो वैल्यूज है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, सारी की सारी, इनका कोई फॉर्मूला नहीं है। ये सारी थंब रूल से आई हुई है, एक्सपेरिमेंट से आई हुई है कि अगर बोल्ट को इतना टाइट कर देंगे और उसमें इतनी स्ट्रेस पैदा हो जाएगी तो अपना आप वो जो जॉइंट है वो फ्लूइड टाइट हो जाएगा और उस केस में उस बोल्ट की जो शैंक है या जो थ्रेड है उसके ऊपर 2840 का टेंशन पैदा हो जाएगी। तो ये याद रखने वाली बात है। सेकेंड, the stresses are may be obtained from table 11.1 or it may be found by using the relations। देखो स्ट्रेसेस, स्ट्रेस एरिया, स्ट्रेस के लिए ये फॉर्मूला है। मैंने तीनों प्रकार की स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस फोर्स अपॉन मिनिमम एरिया पाई बटा 4 डी आई स्क्वायर, और शियर स्ट्रेस बोल्ट की, शियर स्ट्रेस नट की। तो यहाँ जो ये एरिया है शियर स्ट्रेस एरिया, ये टेबल में से हमको डायरेक्टली मिल जाएगा, लेकिन कई बार एग्जाम्स के अंदर टेबल नहीं प्रोवाइड की जाती। ये टेबल है, यहाँ आपको मैं टेबल प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो देखो ये टेबल के अंदर आपको डेजिग्नेशन, अलग अलग कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं। डेजिग्नेशन पिच एमएम के अंदर, मेजर और नॉमिनल डायमीटर नट एंड बोल्ट दोनों की। मेजर और नॉमिनल डायमीटर नट के लिए स्मॉल डी और बोल्ट के लिए कैपिटल डी, ये भी एमएम में। इफेक्टिव या पिच डायमीटर नट और बोल्ट की दोनों की डीपी सेम रहेगी। माइनर और कोर डायमीटर डीसी एमएम, बोल्ट के लिए माइनर डायमीटर ये है, नट के लिए ये रहेगी। डेप्थ ऑफ थ्रेड बोल्ट के लिए और उसके लिए दोनों के लिए बराबर रहेगी 0.6। और ये स्ट्रेस एरिया आखिरी के अंदर यहाँ एम 0.4, एम 0.6, एम 0.8, एम 1, एम 1.2, ये सारी की सारी एम 4, एम 5, एम 6, एम 7, एम 8, ये सारी की सारी जो शो हो रही है वो आपकी बोल्ट की डायमीटर को शो करती है। एम फॉर मैट्रिक, मैट्रिक थ्रेड्स, एम फॉर मैट्रिक थ्रेड्स, जिनके बारे में मैंने पहले आपको बता दिया कि मैट्रिक थ्रेड्स वी थ्रेड्स ही होती है जो पार्ट्स को जॉइनिंग के, स्क्रूइंग अप के काम में आती है। तो जो आप बोलते हैं ना कि 12 mm का बोल्ट, 10 mm का बोल्ट, 8 mm का बोल्ट, 20 mm का बोल्ट, 24 mm का बोल्ट, ये सारी चीजें किस में है, मैट्रिक थ्रेड्स और डायमीटर इसकी शो करती है। M18 का मतलब होगा मैट्रिक थ्रेड्स है, यानी वी थ्रेड्स है, 18 mm की डायमीटर है, मेजर डायमीटर है। अगर हम बात करें, देखो मैं इसमें बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ M6 बोल्ट की। M6 बोल्ट के अंदर पिच mm कितनी हो गई, पिच mm के अंदर 1 हो गई, पिच रहेगी इसकी 1 mm। इसका मेजर डायमीटर नट का 6.00 mm और बोल्ट का रहेगा 6.00। लेकिन देखिए यहाँ स्मॉल डी है फॉर नट और कैपिटल डी है फॉर बोल्ट।
और इसमें स्ट्रेस एरिया है 20.1। जो फॉर्मूले के हमको रखना है स्ट्रेस एरिया 20.1। अगर ये टेबल नहीं दी हुई तो किस प्रकार से हम निकालेंगे? ये फॉर्मूला है हमारे पास, स्ट्रेस एरिया बराबर π/4 इन बर्किट पिच डायमीटर प्लस कोर डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। पिच डायमीटर, कोर डायमीटर, डीसी फॉर कोर डायमीटर और माइनर डायमीटर, ये इससे हम ये निकालेंगे। यहाँ ये तीनों डायग्राम दिखाया गया है। इस डायग्राम में देखो टेंसाइल फेरर जहाँ दिखाया गया है वहां पर स्ट्रेस एरिया का ये एरो ये शो करता है कि यहाँ से फेल हो रहा है और यहाँ से ये स्ट्रेस एरिया है। सर्कुलर सेक्शन है ये, बोल्ट हमेशा सर्कुलर सेक्शन का होगा, तो एरिया इसका इस प्रकार से फाइंड आउट करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। लगभग टेबल्स नहीं मिलती है कई बार, या ज्यादातर ही नहीं मिलती है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट स्ट्रेसेस हम देखेंगे, टॉर्शनल shear stress caused by the frictional resistance of the threads during its tightening। क्या होता है, जब आप नट और बोल्ट को टाइट करते हैं तो दोनों की थ्रेड्स के बीच के अंदर फ्रिक्शन रहता है, और ये फ्रिक्शन और बढ़ता जाता है जब हम कई बार बोल्ट और नट को खोलते हैं और जुड़ते हैं, या हम कहें कि उसकी एज की अकॉर्डिंग टू द लाइफ ऑफ द कंपोनेंट। जितनी बार कसेंगे और खोलेंगे उतनी बार उसकी चूड़ियां जो रफ होती चली जाएगी और फ्रिक्शन उसका बढ़ता जाएगा। उसकी वजह से हमको, आपने देखा होगा नया नट और बोल्ट रहता है, आप आराम से उसको कस सकते हैं और उसको खोल सकते हैं, लेकिन जैसे ही पुराना 2 4 5 बार या 10 बार हम उसको खोलते हैं और जुड़ते हैं, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं कई बार हमको ज्यादा उसमें ताकत लगानी पड़ती है, यानी टॉर्किंग जो रहती है वो ज्यादा हो जाती है। घुमाने में जो टॉर्क लगाना पड़ता है वो ज्यादा हो जाता है, यानी कि फ्रिक्शन रेजिस्टेंस उसका बढ़ जाता है। जब फ्रिक्शन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो शियर टॉर्क आपको अधिक लगाना पड़ेगा, जिसको आप मरोड़ भी बोलते हो टॉर्क को। वो मरोड़ आपको ज्यादा लगानी पड़ेगी और वो मरोड़ पैदा करेगी शियर स्ट्रेस। ये पहली चीज ध्यान रखने वाली बात है कि टॉर्क हमेशा शियर स्ट्रेस पैदा करता है कंपोनेंट्स के अंदर। चाहे आप टॉर्क शाफ्ट पे लगा रहे हैं, टॉर्क आप बोल्ट पे लगा रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ स्पेनर या और किसी और से। तो ये सारी चीजें कंसीडर करते हुए हमको देखो जो कितनी शियर स्ट्रेस पैदा होगी, इसके लिए हमको वही जो इक्वेशन पढ़ते हैं, टॉर्शनल इक्वेशन, जो T/J इक्वल टू शियर स्ट्रेस अपॉन R, और टाउ यहाँ शियर स्ट्रेस को शो करता है, T फॉर टॉर्क है, टॉर्क अप्लाइड, टॉर्शनल शियर स्ट्रेस, और DC माइनर और कोर डायमीटर ऑफ द थ्रेड। J उसका मॉडुलस सेक्शन है जो कितना होता है सर्कुलर के लिए π/32 DC। DC यानी कोर डायमीटर, मिनिमम डायमीटर है इसलिए इसको हम DC लेंगे, π/32 DC कोर, टॉर्क इक्वल टू, और रेडियस R वही है सर्कुलर सेक्शन जो है उसकी रेडियस, जिसको आप DC/2 भी लिख सकते हो। और ये फाइनल इक्वेशन हमारे पास आती है 16T/π DC का क्यूब। जो स्ट्रेस पैदा हुई ना जब आप बोल्ट को या नट को कस रहे हैं, तो उस बोल्ट के अंदर जो स्ट्रेस पैदा हो रही है वो स्ट्रेस पैदा कितनी होगी, 16 टाइम्स ऑफ डिवाइडेड बाई 16 टाइम्स ऑफ टॉर्क डिवाइडेड बाई पाई DC क्यूब। तो ये इक्वेशन आपको अप्लाई करनी है जब शियर स्ट्रेस निकालनी है बाय टाइटनिंग द bolts and nut। Now third is shear stress across the threads। shear stress across the threads, जब डायग्राम बी और डायग्राम सी के अंदर जो फेलर किस तरह से हो रहा है कि पूरी की पूरी चूड़ियां हैं साफ हो गई है,
पूरी की पूरी चूड़ियाँ स्लिप हो गई है, और उस केस में जो शियर वो सारा होता है शियर स्ट्रेस की वजह से। हम क्या करें उसको निकालने की कि कितनी शियर स्ट्रेस के अंदर ये सारा जो फेलर हुआ है उसके लिए शियर स्ट्रेस इक्वल टू पी, वही फोर्स जो अप्लाई हो रहा है पूरे बोल्ट के ऊपर, डिवाइडेड बाय पाई डी सी, वही कोर डायमीटर, मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय एन। बी विड्थ ऑफ द थ्रेड सेक्शन एट द रूट। रूट पे चूड़ी की मोटाई क्या है, एक चूड़ी की मोटाई क्या है रूट पे, वो मोटाई हम यहाँ लेंगे। एन नंबर ऑफ थ्रेड्स, नंबर ऑफ थ्रेड्स मतलब नट, ऐसा नहीं है कि पूरे बोल्ट के ऊपर जितनी थ्रेड्स है वो कंसीडर करनी है, हमको वो थ्रेड्स कंसीडर करनी है जितनी नट और बोल्ट आपस में मैच हो रही है। नट और बोल्ट के बीच में जितनी थ्रेड्स मैच हो रही है, मिली हुई है, उतनी ही थ्रेड्स यहाँ हमको इस फॉर्मूले में लेनी है। बी उन चूड़ियों की मोटाई हो जाएगी रूट पे, क्रेस्ट पे कम से कम रहती है, उसकी मोटाई क्या जीरो हो जाती है। द एवरेज थ्रेड शेयरिंग स्ट्रेस फॉर द नट इज, नट के लिए देखो क्या हो जाएगी फिर ये सिग्मा एन, स्ट्रेस फॉर नट इक्वल टू पी अपॉन पाई डी मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई एन। ऊपर वाली आपकी रहेगी बोल्ट के लिए, तो बोल्ट के लिए हम कोर डायमीटर यूज करते हैं, और नट के लिए मेजर डायमीटर यूज करते हैं डी, पाई डी मल्टीप्लाई बाई बी। वही है बी थ्रेड की चौड़ाई, चौड़ी जो चूड़ी की जो है मोटाई है वो दोनों के लिए बराबर रहेगी, डी फॉर मेजर डायमीटर। यह है, इसके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं। स्ट्रेस स्ट्रेस ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस हम बाद में करेंगे, लेकिन इसके ऊपर